जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि सर ऑफिशियल 99 पर। आज आपके लिए इतिहास की उस चैप्टर को लेकर आया हूं जिसके बिना इतिहास अधूरा है और जिसके बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम अधूरा है। यानी कि कहा जाए कि एक ऐसा टॉपिक जो सभी एग्जाम में पूछती है, जिसके बिना ना तो यूपीएससी, ना तो बीपीएससी, ना तो स्टेट पीसीएस और ना ही डिफेंस और ना ही रेलवे का एग्जाम छूता है। तो इस टॉपिक से आज हम सभी एग्जामों के क्वेश्चन क्लियर करेंगे और इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों में पूछता है क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो क्लास है इसको लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि यह जो चैप्टर है यह बहुत, ये जो आपको दिख रहा है ये सबसे कम समय में सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो है। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है यह महाराणा प्रताप के बारे में संबंधित है। यानी कि इतिहास का वह योद्धा जिसके बिना इतिहास का नाम लेना बहुत नाइंसाफी है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने आज तक, मतलब जब तक वे जीवित रहे तब तक उन्होंने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। मुगल इतना विख्यात, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली साम्राज्य, उसमें इतने शक्तिशाली राजा होने के बाद भी उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। उस समय के सारे राजपूत शासक मुगलों के अधीन हो गए थे, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप अपने जिद पर, अपने शक्ति के कारण उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे ही विशाल, एक ऐसे ही ताकतवर योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़, जो अभी राजस्थान में, वहां पर हुआ था, है ना। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। अब इन्होंने जब जन्म लिया था तो ये थे तो राजघराने के, लेकिन इन्होंने अधिकतर जीवन जो है वह अपने जनजातियों के साथ, मतलब भील जनजातियों के साथ बिताया था। इसीलिए बचपन में लोग इन्हें कीका के नाम से पुकारते थे। कीका, है ना। कीका जो है वह भील जनजातियां अपने बच्चों को नाम से पुकारते थे और इसीलिए महाराणा प्रताप उनके साथ रहते थे, इसलिए इनका भी नाम उन्होंने क्या रख दिया था, कीका। इसलिए यदि क्वेश्चन कभी पूछते कि कीका किनका बचपन का नाम था तो महाराणा प्रताप का, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, कीका था। ऐसे स्टार्टिंग में शुरू में ही महाराणा प्रताप इनका नहीं था नाम, शुरू में इनका नाम था प्रताप सिंह, है ना। जब ये राजा बने तब इनका नाम धरा था महाराणा प्रताप। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और इनकी माता जो थी वह थी रानी जीवंत कुंवर। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह और इनकी जो रानी थी, इनकी जो पत्नी थी उदय सिंह की पत्नी रानी जीवंत कुंवर, यानी कि महाराणा प्रताप के माता का नाम था रानी जीवंत कुंवर। ऐसे तो महाराजा उदय सिंह की 20 महारानियां थी, 20 से ज्यादा महारानियां थी और उनमें जो इनकी सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा जो महारानी थी वो थी धीरबाई और धीरबाई का एक पुत्र था जगमल, है ना। देखिए कहानी कैसे मोड़ लेता है, किस तरह से अपनों में इनके भाइयों में लड़ाई होता है और किस तरह से फिर महाराणा प्रताप राजा बनते हैं। तो क्या हुआ कि उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता के सबसे पसंदीदा रानी धीरबाई थी। उसका बेटा जगमल एक उतना शक्तिशाली और संयोग शासक नहीं था, है ना, लेकिन उनको बड़ा होने के कारण उनको महाराणा प्रताप की जगह पर गद्दी पर बैठा दिया जाता है। लेकिन फिर लोगों ने, राज के अधिकारियों ने, राज के लोगों ने इसका विरोध किया और महाराणा प्रताप के काबिलियत के वजह से, उनके पराक्रम के वजह से उन्हें राजा बनाया जाता है। उन्हें राजा कब बनाया जाता है तो 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर, है ना, 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर राज्याभिषेक किया जाता है, उन्हें राजा बनाया जाता है। जैसे ही महाराणा प्रताप को मेवाड़ की
गद्दी सौंपी जाती है तो वे अपनी राजधानी उदयपुर से कहां लेके चलते हैं, कुंभलगढ़ लेके चलते हैं। यानी कि उदय सिंह के समय, यानी कि उसके पिता के समय मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, तो उदयपुर। और जैसे ही महाराणा प्रताप शासक बनते हैं, राजा बनते हैं, तो वे अपनी राजधानी कहाँ लेकर आते हैं, कुंभलगढ़ में लेकर चले जाते हैं। अब क्या हुआ, देखिए इस पूरे टॉपिक को हम एक कहानी के आधार पर लेकर चल रहे हैं। इसको कहानी की तरह समझिएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, एक ही बार में पढ़ना को काफी है। देखिए कहानी क्या था, कहानी अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, कहानी पढ़े हैं कि एक राजा था जिसके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम रानी जीवंत कुंवर था। उसका एक भाई था जगमल, और जगमल के माता का नाम धीरबाई था। यानी कि दोनों जो है सौतेले भाई थे। और उसने राजा ने 1572 ईस्वी में राजगद्दी हासिल किया। और राजगद्दी कहाँ का राजा था, तो मेवाड़ के राजा था। और उन्होंने जैसे ही राजा बना तो उदयपुर उसकी राजधानी थी, वहां से वह कहाँ लेकर चला गया, तो कुंभलगढ़ लेकर चला गया। अभी तक यहाँ तक उस राजा की कहानी चल रही है और यह एक कहानी के रूप में हम पढ़ते हैं। तो देखिए अब जो महाराणा प्रताप थे एक बहुत ही यशस्वी राजा, बहुत ही पराक्रम योद्धा, एक विशाल शरीर के धारक थे, है ना। वे इतना मतलब उनका शरीर जो था 7.5 फीट, है ना, 7.5 फीट, यानी कि कहने का मतलब है 7.5 फीट उनकी हाइट थी, लंबी चौड़ी शरीर थी। और वो जो कवच, जब वह कवच धारण करते थे तो उनका कवच जो था वो 72 केजी का था। और भाला जिसका प्रयोग करते थे वे युद्ध में, उनका भाला 80 केजी का था। अब सोचिए इतना शक्तिशाली राजा, इतना शक्तिशाली सेनापति, इतना शक्तिशाली योद्धा जब कहीं युद्ध में जाए तो उसको देखकर ही आधा से ज्यादा तो जितने सेना होंगे वो भाग खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो साक्षात एक दैत्य की तरह नजर आएंगे। नहीं, 7.5 फीट हाइट, 72 केजी का कवच, 80 केजी का भाला देखकर सोचेगा कोई भी इसके सामने से मौत ही आ रहा है। तो ऐसी उनकी विशाल भुजा थी, विशाल कवच धारण करते थे और विशाल भाला था। इसी के चलते अकबर उनके सामने कभी भी युद्ध में नहीं आता था। वो पता था कि किसी दिन अगर गलती से भी एक भाला चला आया तो पूरा मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता। तो अब अकबर जो है, अकबर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, धीरे धीरे विस्तार कर रहा था। उन्होंने कई बार महाराणा प्रताप को संदेश भेजा कि आप अपनी अधीनता हमें स्वीकार कर लीजिए और अपना साम्राज्य पर खुद अधिकार कीजिए, लेकिन जो है मेरे अंदर में काम कीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप जो है वह एक योद्धा, महान योद्धा थे। उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने कई बार मान सिंह को भेजा था ना, मान सिंह के राजपूतों के राजा थे, मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा कि आप जाइए और महाराणा प्रताप को मतलब समझाइए और हमारे साम्राज्य में मिलाइए। लेकिन महाराणा, जैसे ही एक कहानी है कि जैसे ही मान सिंह महाराणा प्रताप के दरबार में आते हैं तो क्या हुआ कि जैसे देखिए राजा जब जाता है कहीं दरबार में, दूसरे दरबार में, तो राजा की खातिरदारी राजा ही करता है। लेकिन क्या हुआ कि जब मान सिंह आया महाराणा प्रताप के दरबार में तो उसकी खातिरदारी के लिए उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। अब अमर सिंह को जब भेज दी तो राजा मान सिंह जो है वह गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि ये कैसी परंपरा है, जब एक राजा आया है तो उसको देखभाल के लिए एक राजा आना चाहिए था। तो जाते जाते उन्होंने मान सिंह को, महाराणा प्रताप ने कहते हैं कि जब तुम आ ही रहे थे तो क्या आपने फूफा को लेकर नहीं आ सकते थे? फूफा कौन थे? अकबर थे। और इसी बात से राजा मान सिंह को बहुत बुरा लग जाता है। और जब बुरा लगता है तो उन्होंने सोच लिया कि अब तो इसको हराना है, अब तो इसको मारना ही पड़ेगा। और इसी का देन था कि 18 जून 1576 ईस्वी को, 18 जून 1576 ईस्वी को भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध होता है जो मान सम्मान, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए दो राजाओं के बीच में घटती है। और यह घटना जो है वह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी में एक ऐसा भीषण युद्ध होता है, कब? 18 जून 1576 ईस्वी को मुगलों की सेना, महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने होती है, जो दोनों में घमासान युद्ध होता है। खून की इतनी नदियां बहती है, खून इतने बहते हैं कि आज भी हल्दी घाटी में की मिट्टी जो है वह लाल दिखती है।
मतलब खून के कारण जो है हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी लाल दिखती है। और इतना भयानक युद्ध हुआ था, यह किस लिए? तो सिर्फ मान सम्मान बढ़ाने के लिए। महाराणा प्रताप भी चाहते तो अपना जीवन आराम से गुजार सकते थे, मुगलों का अधीन रहकर ही अपना शासन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दिया और वे भिड़ गए मुगलों की अपार संख्या वाली सेना से बिना झिझके। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा देखने को यह मिलता है कि देखिए इस युद्ध में क्या महत्वपूर्ण था। हल्दी घाटी युद्ध से ही महाराणा प्रताप की जिंदगी बदलती है। हल्दी घाटी युद्ध से ही मुगल की सेना का है ना, मतलब अकबर की जो सेना थी या अकबर के जीवन काल में एक कलंक घोषित कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि जब हल्दी घाटी युद्ध संपन्न हुआ तो महाराणा प्रताप हारे तो नहीं थे, उनके जो है घोड़े जख्मी होने के कारण वहां से चले गए थे, भाग गए थे। लेकिन उसके बाद अकबर ने वहां पर ऐसी तबाही मचाई कि वह उनके जीवन का एक कलंक घोषित कर दिया गया था। और उस समय अकबर गया भी नहीं था, ऐसे मतलब उसके सेनापति थे। सेनापति कौन थे? मान सिंह थे, आसफ खां थे, है ना। तो देखिए मुगल सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम और एक हिंदू दोनों कर रहा था, आसफ खां और मान सिंह कर रहे थे। ध्यान दीजिए, मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे और क्या है कि इसके महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम से शासक कर रहे थे, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम सेना का नेतृत्व हिंदू और हिंदू सेना का नेतृत्व एक मुसलमान कर रहा था। कितना, देखिए इस युद्ध में कितना बड़ा है ना राजनीतिक और कितना बड़ा मतलब कूटनीति चल रहा था। अब देखिए क्या हुआ कि इस युद्ध में एक भामसी है ना, महाराणा प्रताप का एक बहुत ही प्रिय सेनापति था भामसी का त्याग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना अधिक युद्धता से, इतना अधिक वीरता से लड़ा था कि उसकी त्याग को इसमें नकारा नहीं जा सकता है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि भामशाह का नेतृत्व कहाँ हुआ था, तो हल्दी घाटी युद्ध में हुआ था। और भामशाह किसके सेनापति थे, किसके साथ लड़े थे? तो महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे। चलिए यहां तक क्लियर है ना। अब हम करते हैं, देखिए इस युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में ही एक सेनापति था मुगल सेना का, बहलोल खां, है ना। बहलोल खां को लगा कह रहे अब तो हम सीधे क्या करेंगे, महाराणा प्रताप को हरा कर जीत कर हम तो जाकर अकबर से बोलेंगे कि मैंने हल्दी घाटी युद्ध जीत लिया, मैंने महाराणा प्रताप को हरा दिया। मतलब उसने अपनी ना तो हाइट देखी, ना तो अपनी पराक्रम देखा, और सीधे जा भिड़ा कहां? तो सीधे जा भिड़ा महाराणा प्रताप के साथ। और महाराणा प्रताप का तो हाइट, उनके कवच भाला, है ना, सब आपको पता ही है। तो जैसे ही भामशाह महाराणा प्रताप के सामने, महाराणा प्रताप ने अपने एक ही तलवार के एक ही वार में बहलोल खां और उसके घोड़े को 2 टुकड़े कर दिए। सची कि उनके तलवार में कितनी ताकत, पराक्रम, कितनी हैवी तलवार होगी, उनका वार कितना भयानक हो गया कि उन्होंने तलवार के एक ही वार में घोड़े और बहलोल खां दोनों को 2 टुकड़े कर दिए। तो अब बताइए कि ऐसे हिंदू धर्म में ऐसे भारत की धरती पर राजा जन्म लिए हैं, इतने पराक्रम, यशस्वी और श्रेष्ठ राजा थे। देखिए अब हल्दी घाटी युद्ध तो था, लेकिन हल्दी घाटी को भी अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा था। खमनौर का युद्ध यानी कहा दे, आपको से क्वेश्चन पूछ दे कि खमनौर का युद्ध किसे कहा है, किस युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा गया है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था। अब क्या होता है कि हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप जो है, उनकी सेना मुगलों के ऊपर भारी पड़ रही थी, अब लग रहा था कि जैसे महाराणा प्रताप का विजय होगा, अब उनका विजय पताका फहरने वाली है। तो उन्होंने सोचा, महाराणा प्रताप ने सोचा कि क्यों ना मुगलों की जो सबसे महत्वपूर्ण सेनापति हैं मान सिंह, उसको मारकर अपना विजय पताका फहरा दे। और ऐसा होने वाला था, मतलब महाराणा प्रताप जीतने वाले थे, उनकी सेना जीत रही थी कि अचानक से क्या हुई थी, हार गई थी। कारण क्या है? कारण यह है
अब एक चीज और महाराणा प्रताप क्या करते थे, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, उन्होंने अपने घोड़े के ऊपर हाथी का सूंड लगा दिया करते थे, है ना, मतलब हाथी के सूंड टाइप को घोड़े के आगे मुंह के ऊपर लगाते थे। क्यों? क्योंकि जब उनका घोड़ा चलता था तो हाथी भी कंफ्यूज होता था, मतलब उसको भी समझ में आता कि सामने से इतना तेज कौन आ रहा है, ऐसा कौन सा दुनिया में हाथी हो गया जो इतना स्पीड से आ रहा है। वो हाथी को भी चकमा दे देते थे। अब जब वो हाथी के चकमा देते थे तो बताइए कि इस तरह के मतलब राजा थे। उनके बारे में क्या कहें, अब इतनी वीरता, इतनी सोच, इतनी अच्छी सोच और इतनी पराक्रम सोच योद्धा जो अपने घोड़े के ऊपर आगे हाथी का सूंड लगा के युद्ध में हल्का मचा दे। अब बताइए कि मतलब इसी को बोला जाता है कूटनीति और एक महान योद्धा है। तो अब जो है वे जब उनके हुआ क्या था कि जब मतलब मान सिंह युद्ध में लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप सोचे कि क्यों ना डायरेक्ट मान सिंह को ही हरा कर अपना जो है परचम काम करे। अब होता क्या है कि जब युद्ध में आप राजा को या मेन सेनापति जो लड़ रहा है उसी को हरा देंगे तो युद्ध आप जीत जाते हैं। तो महाराणा प्रताप सोचे कि इतना बर्बाद करने से, इतना देर करने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम जाकर सेनापति को हरा दे। अकबर तो डरे आता ही नहीं था इनके सामने। यदि अकबर इनके सामने युद्ध में आया था तो मतलब मामला तो तुरंत खत्म, सीधे एक राजा को मारो और बस युद्ध जीत लो, पूरा साम्राज्य अपना हो गया, है ना। तो इसीलिए अकबर डर नहीं आता था। इनके डर से, इनके शरीर को देखकर वो डरता था कि अगर गलती से एक पैर भी दे देगा तो अकबर तो ऐसे ही छोटा था हाइट में, मतलब पैर के नीचे कुचलकर मर जाता। अकबर इतना छोटा था, उनके सामने बच्चा की तरह दिखता होगा, है ना। मतलब अकबर का हाइट कम था, इनकी शरीर इतना विशाल, इतना भुजंग, तो जाहिर सी बात है कि मतलब अपने पैरों से भी कुचलकर मार देते हैं अकबर को। तो ऐसे महान योद्धा थे महाराणा प्रताप। अब जब मान सिंह के मारने गए तो इनकी जो घोड़ा है ना, घोड़ा का नाम क्या था? तो इनके घोड़ा का नाम था चेतक, है ना। इनके घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। बहुत फुर्तीला, बहुत शक्तिशाली, बहुत अदम्य साहस रखने वाला घोड़ा। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे दुर्लभ प्रजाति वाला घोड़ा चेतक था जो महाराणा प्रताप के पास था। इतनी अदम्य साहस कि सोचिए कि उन्होंने कितनी बड़ी, है ना, 22-26 फीट की गहराई चौड़ी नाले को उन्होंने एक ही छलांग में पार कर गया था। वो भी बताइए कि लगभग उसके शरीर पे 200 केजी से ज्यादा वजन होते हुए। अब 200 केजी वजन कैसे? अब बताइए कि उनका 72 केजी का तो कवच था, 80 केजी का भाला था और 7.5 फीट का हाइट वाले महाराणा प्रताप, तो सोचिए कि उनका वजन कितना होगा। इतने बड़े वजन के साथ, इतने हैवी वजन के साथ उनका घोड़ा चेतक 25-26-22, देखिए कहीं कहीं मिलता है 22-26-25, है ना। इतना फीट वाले नाले को एक ही छलांग में पार कर देना, वो भी जख्मी होने के बाद, और लगभग 5 से 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद एक छलांग में पार कर गया था। तो चेतक है ना, चेतक ऐसा नामी घोड़ा हुआ कि मतलब आज तक उन्होंने अकबर के साथ महाराणा प्रताप के साथ कभी धोखेबाजी नहीं की। तो चेतक ने क्या किया कि मान सिंह के हाथी के सर के ऊपर अपना पैर रखा और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किए। गलती से, छोटी सी मिस्टेक के कारण हाथी का जो महावर था, मतलब कि जो मान सिंह को हाथी को चलाने वाला महावर था, उसके ऊपर जाके लगा और मतलब सारथी कह सकते हैं ना, सारथी को लगा और सारथी मर गया। और मतलब मान सिंह बहुत ही भूल चूक से, गलती से बच गया। और लेकिन इसी क्रम में जब उसके चेतक ने हाथी के ऊपर पैर रखा तो क्या कर रहा था कि मुगल सेना में जितनी भी हाथियां थी उनके सूड़ों में क्या करते थे, तलवार बांध देते हैं, है ना। कि जब चलता था मतलब युद्ध में तो अगल बगल जितने भी सेना हो या फिर घोड़े हो या फिर कोई कुछ भी हो, मतलब उससे क्षति पहुंचे, तो उसी तलवार से चेतक की एक पैर कट जाती है और वह जख्मी हो जाता है। इस जख्मी होने के कारण उसको जब महाराणा प्रताप के कई सेनापति लोग देखते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप यहाँ चले जाइए, युद्ध हम लड़ लेते हैं। और इसी तरह से वहां से उनको मतलब भगाने में या भेजने में समर्थ हो जाते हैं और वहां से महाराणा प्रताप जो है अपने घोड़ा से को लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब भागने के क्रम में कई मुस्लिम
सेना ने उसका मतलब चरपान सेना ने उसका जो है बहुत पीछा किया मतलब उसका पीछा करते गए और जब अचानक से जब चेतक देखा कि अब हमारा स्वामी को, हमारे राजा को जान बचाना मुश्किल है, नहीं बच सकते हैं, तो उन्होंने 25 फीट चौड़ी नाला का छलांग लगा दिया था और अपने राजा की जान बचाई थी। अब बात आती है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। उनका एक फेवरेट हाथी भी था और उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। अब यहाँ के बाद वे चले जाते हैं कहाँ, तो वे चले जाते हैं चावड़, है ना, चावड़ राजधानी बनाते हैं, भीलों के साथ रहते हैं। वहां पर कई जनजातियां उनके साथ देती है। वहीं पर वे रोटी बनाकर, है ना, वहां के जंगलों में रहते हैं, रोटी बनाकर खाते हैं, घास की रोटी बनाकर खाते हैं और इसी तरह से अपना जीवन पालते और गुरीला युद्ध, यहीं से उन्होंने, देखिए युद्ध में से वे चले गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। वे एक ऐसे आत्मसम्मानित व्यक्ति थे कि उन्होंने अकबर की अधीनता कभी नहीं स्वीकार की। घास की रोटी खाए लेकिन बोले कि मैं मुस्लिमों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध शुरू किया, फिर धीरे धीरे अपने आसपास के राजाओं को मिलाया, अपने राजपूत शासकों को मिलाया और फिर से अपने जो हारे हुए प्रदेश थे उन्होंने जीतना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ उम्र की रफ्तार बढ़ती गई, महाराणा प्रताप भी समय के साथ उम्र की चपेट में आते गए, बूढ़े होते गए और 9 जनवरी 1597 को एक धनुष की प्रत्यंचा, धनुष मतलब जो उसको रस्सी होती है उसको प्रत्यंचा बोलते हैं, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते उस समय उनके छाती में अंदरूनी चोट लग जाती है, जिसके कारण 9 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से भारत की धरती से एक महान योद्धा, महान वीर का निधन हो जाता है, समाप्ति होता है। तो ये थी महाराणा प्रताप का अदम्य साहस और शक्ति से संबंधित जीवन चरित्र। और यह एग्जाम के लिए, ये जो आपके जितने टॉपिक देख रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो यदि हमारा वीडियो, हमारा क्लास आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इससे अधिक लोगों से जोड़े ताकि मैं आपके लिए इससे और बेहतर क्लासें ला सकूं। और देखिए अब क्या हुआ कि जब महाराणा प्रताप मरे तो उनके पुत्र अमर सिंह है ना, जिन्होंने मान सिंह की खातिरदारी के लिए भेजा गया था, मान सिंह राजा बनते हैं। और मान सिंह फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे जहांगीर के चपेट में आते हैं, फिर उनसे क्या करते हैं कि समझौता करके उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। मान सिंह को अमर सिंह को मनसब दी जाती है, फिर उनको राजा बनाया जाता है और इस तरह से जो है वह अंतिम राजपूत शासक भी जो है वह मुगलों से मिल जाती है और इस तरह से भारत में राजपूत शासक समाप्त हो जाते हैं। तो ये था आज का क्लास में, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।